हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। आज हम लोग इग्नो द्वारा आयोजित परीक्षा जून माह पर हम लोग चर्चा करेंगे कि जून माह में जो परीक्षा न होकर जुलाई माह में जो परीक्षा निर्धारित है उसमें कौन कौन से अति महत्वपूर्ण प्रश्न को पढ़ लिया जाए तो परीक्षा में उससे प्रश्न जरूर पूछे जाए। मैं आपको एक बात बता दूं कि इसके पहले भी मैंने बहुत सारे पेपर को अति महत्वपूर्ण प्रश्न को दिया है और उसमें बच्चों को बहुत सफलता मिली है। तो मैं आज आप लोगों को एमएएच हिस्ट्री का एमए इन हिस्ट्री पर हम लोग चर्चा करेंगे। एमएचआई 4 पर हम लोग चर्चा करेंगे कि एमएचआई 4 के तहत कौन कौन से अति महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं ताकि परीक्षा में उससे जो भी प्रश्न आए उसका जवाब बहुत ही अच्छे ढंग से आप लोग दे पाए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि एमएचआई में पढ़ना क्या है। तो एमएचआई में पढ़ना है भारत में राजनीतिक संरचनाएं। भारत में राजनीतिक संरचनाएं और थोड़ी सी चीज मैं आप लोगों को और बता दूं जो बच्चे एग्जामिनेशन में गलती कर जाते हैं। पहली बात यह है कि आप लोग समय सीमा पर जरूर ध्यान दें। समय आपका 3 घंटा का है, ठीक है। अधिकतम जो अंक है उसको आप समझिए 100 मार्क्स का है, ठीक है। यहां प्रश्न ये है कि 100 में कितना नंबर लाएं ताकि आपको पास समझा जाए। तो 100 में आपको 40 नंबर लाना ही लाना है। अगर 40 नंबर आप नहीं लाते हैं तो वहां आपका रिजल्ट नॉट कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं एक बात आपको बता दूं, ये असाइनमेंट का नंबर छोड़कर है, केवल आप जो रिटन एग्जाम देंगे एग्जामिनेशन हॉल में उसका ये 40 नंबर है। अब इसका चूंकि इग्नो में 70% और 30% का फॉर्मूला चलता है। 70% आप जो एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, जैसे ये 40 नंबर है तो इसका 70% आपका काउंट हो जाएगा। कितना? 28 नंबर हो जाएगा, 28। और सपोज दैट आपका 80 नंबर आपका आया हुआ है असाइनमेंट में तो इसका 30% हो जाएगा 24, ठीक है। ये कितना हो गया? 52% आपका मार्क्स आया। लेकिन एक चीज आप याद रखिएगा कि कम से कम आपका नंबर 55% होना चाहिए, क्योंकि नेट अगर आप एग्जाम एमए का दे रहे हैं तो आप निश्चित है कि नेट के एग्जाम में जरूर बैठेंगे, लेक्चरशिप के लिए आप अप्लाई जरूर करेंगे, तो उसके लिए 55% मार्क्स आना जरूरी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे लड़के 70%, 75%, 80% मार्क्स लाते हैं। आपको उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। इन सारे चीजों को फॉलो कीजिए। उसके बाद प्रश्नों की संख्या जो होगी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 प्रश्न होगा, लेकिन वहां ग्रुप है, ग्रुप ए और ग्रुप बी है, तो दोनों ग्रुप से आपको टच करना है। ग्रुप ए और ग्रुप बी से, ग्रुप ए से 2 या 3 क्वेश्चन बनाइए, ग्रुप बी से 3 या 2 क्वेश्चन बनाइए। टोटल प्रश्न आपको 5 होंगे। 5 प्रश्न आपको लिखना है, दोनों ग्रुप को टच कीजिएगा। लड़का यहां क्या करते हैं कि यहां गलती कर जाते हैं। सीरियल नंबर से देखिए 1 2 3 4 5 को आपने बना दिया। वहां क्या हुआ कि एग्जामिनर 3 ही प्रश्न को एवेलुएट किया, बाकी 2 को काट दिया। आप सोच लीजिए कि 3 में आपका कितना नंबर आएगा, तो ये गलती ना करेंगे। उसके बाद वर्ड लिमिटेशन है, प्रत्येक प्रश्न का 500 वर्ड में आपको जवाब देना है। कुछ टिप्पणी टाइप का आता है उसमें 250 वर्ड का रहेगा। ये सारा चीज आप देख लेंगे तो आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा ढंग से होगा, क्योंकि बच्चे ये चीज नहीं जानते हैं जिनके कारण उनका रिजल्ट खराब हो जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं एमएचआई 4 के तहत कौन कौन से अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिसको पढ़ लिया जाए तो परीक्षा में उससे जरूर आए। तो चलिए कॉपी पेन निकालिए और नोट कीजिए। पहला जो प्रश्न है, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से
तीसरी शताब्दी ईस्वी के दौरान उभरी राजनीतिक व्यवस्थाओं की प्रकृति की विवेचना कीजिए। ठीक है, फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से तीसरी शताब्दी ईस्वी के दौरान उभरी राजनीतिक व्यवस्थाओं की प्रकृति की विवेचना कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, छठी से आठवीं शताब्दी ईस्वी के दौरान प्राय द्वीपीय भारत की प्रारंभिक मध्यकालीन राजनीतिक व्यवस्थाओं के उद्भव तथा सुदृढ़ीकरण को रेखांकित कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं, छठी से आठवीं शताब्दी ईस्वी के दौरान प्रायद्वीपीय भारत की प्रारंभिक मध्यकालीन राजनीतिक व्यवस्थाओं के उद्भव तथा सुदृढ़ीकरण को रेखांकित कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, मुगल राज्य की प्रकृति की व्याख्या कीजिए। मुगल राज्य की प्रकृति की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट जो प्रश्न है, औपनिवेशिक राज्य द्वारा भारत में अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए प्रयोग में लाए गए तरीकों की विवेचना कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि औपनिवेशिक राज्य द्वारा भारत में अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए प्रयोग में लाए गए तरीकों की विवेचना कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, प्राचीन भारत में विधि तथा न्याय व्यवस्था का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं, प्राचीन भारत में विधि तथा न्याय व्यवस्था का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, मुगल काल में जागीर तथा मानसब व्यवस्था की विवेचना कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि मुगल काल में जागीर तथा मनसब व्यवस्था की विवेचना कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, औपनिवेशिक राज्य द्वारा लागू किए गए भू बंदोबस्तों की प्रकृति की विवेचना कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि औपनिवेशिक राज्य द्वारा लागू किए गए भू बंदोबस्तों की प्रकृति की विवेचना कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, 1707 से लेकर 1722 के दौरान अवध में मुगल प्रशासन का वर्णन कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि 1707 से लेकर 1722 के दौरान अवध में मुगल साम्राज्य का वर्णन कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, मुगल संप्रभुता के सिद्धांत की प्रमुख विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि मुगल संप्रभुता के सिद्धांत की प्रमुख विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, विजयनगर शासकों के अधीन नायक व्यवस्था की क्या विशेषता थी। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि विजयनगर शासकों के अधीन नायक व्यवस्था की क्या विशेषता थी। ठीक है, नेक्स्ट है, मौर्य राज्य की प्रकृति की चर्चा कीजिए। मौर्य राज्य की प्रकृति की चर्चा कीजिए। नेक्स्ट है, बौद्ध काल में सीमांतकर राज्यों के उदय की चर्चा कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि बौद्ध काल में सीमांतकर राज्यों के उदय की चर्चा कीजिए। ठीक है, अब आ जाइए, छोटे छोटे जो प्रश्न आता है टिप्पणी कीजिए, उस टाइप के प्रश्न को देख लिया जाए कौन कौन से हैं, उसको आप नोट कीजिए। बहमनी राज्य, ठीक है, उसके बाद है गण
शन, ठीक है। उसके बाद आ जाइए मालवा, मालवा, ठीक है। उसके बाद आ जाइए पुरातत्व इतिहास के एक स्रोत के रूप में, पुरातत्व इतिहास के एक स्रोत के रूप में, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए पुर्तगाली समुद्रीय पारीय साम्राज्य, पुर्तगाली समुद्र पारीय साम्राज्य, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए मराठा तथा सिख राज्य व्यवस्था, मराठा तथा सिख राज्य व्यवस्था। उसके बाद है राजपूतों के अधीन राज्य व्यवस्था, राजपूतों के अधीन राज्य व्यवस्था। एंड लास्ट जो है संगम राज्य व्यवस्था, संगम राज्य व्यवस्था। इतना प्रश्न अगर आप पढ़ लेते हैं तो मुझे आशा ही पूर्ण विश्वास है कि आपका परीक्षा बहुत अच्छा से होगा और परीक्षा में इससे प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। और मैं एक चीज आप लोगों को बता दूं कि आप इन सारे चीजों पर जरूर ध्यान दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपका हो जाता है तो रिजल्ट आपका समझिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।